हेलो बच्चों, उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने उप सहसंयोजक यौगिकों की जो शब्दावली थी उसको पढ़ा, लिगैंड क्लासिफिकेशन किया, संकुलों का नामकरण हम कैसे करते हैं उसको बताया। संकुल कॉम्प्लेक्स जिसको हम उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, जटिल यौगिक भी कहते हैं। तो डीप लॉक के एलिमेंट अधिकतर उप सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? तो कारण ये है कि उनके पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं। इन डी कक्षकों का रिक्त एस कक्षक जो हैं, पी कक्षक जो हैं, इनका उपयोग करके लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उप सहसंयोजक बंध बनाकर मेटल और लिगैंड के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजी बंध सिद्धांत से उप सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति, उनका संकरण प्रकृति कैसी है उसकी विवेचना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले sp3 संकरण जो पढ़ रहे हैं, उससे पहले dsp2 संकरण का एक एग्जाम्पल लिया था। टेट्रासाइनोनिकेलेट कॉम्प्लेक्स जो था, वर्गाकार समतलीय आकृति बनती है, वो किस प्रकार से बनती है वो एक्सप्लेन की थी। अब sp3 संकरण का एक उदाहरण ले रहे हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स है टेट्राक्लोरो निकेलेट, इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले निकल की ऑक्सीकरण अवस्था अपन को ज्ञात करनी होती है, जो फॉर्मूले से आप ज्ञात करते हैं और पहले भी अपन ने ज्ञात किया, आपको ये आ जाना चाहिए। ये x हो जाएगा फॉर एक क्लोराइड के ऊपर -2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, x -4 -2 x = +2 प्राप्त होगा। यानी कि निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल टू प्लस है। सबसे पहले निकल की जो मूल ऑक्सीकरण अवस्था है, या निकल जब आयन नहीं बना है उस समय का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो ऑर्गन 18 3d 4s2 और ये 3d यानी कि 20 तो यहाँ तक हो गए और ये 8 ये है। और चौथी कक्षा का जो p उपकोष है वो खाली है, इसको इस तरह से लिख दिया, पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में लिखें, धनायन बना है, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे अब 26 रहेंगे, 3d8 4s0 4p0। अब देखिए यहाँ पर अपना sp3 संकरण है जिसके अंतर्गत अपने पास 4 लिगैंड हैं, तो 4 कक्षक हमें खाली चाहिए। उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करना है, उसी के अनुसार आपको छेड़ना है। अब डी उपकोष की अपन को जरूरत ही नहीं है, तो इसको पुनर्वितरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी सामान्य अवस्था लिख दें, d8 हो गया, (4s) हो गया और ये 4p हो गया, 3d 4s 0 इन 4p 0, px py और ये pz होगा।
इलेक्ट्रॉन होल के नियमों के अनुसार इस तरह से आपको भरने हैं 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। वैसे यही संकुल जब अपन ने लिया था इसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। टेट्रासाइनोनिकेलेट लिया था। तो वहां पे क्या होता है कि DsP2 संकरण है, तो इसका मतलब यहाँ से ये थोड़ा प्रबल लिगैंड है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो अपन आगे CFT में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को पुनर्वितरित कर देता है, इसको यहाँ से यहाँ हटा के रख देता है। तो डी उपकोष, डी कक्षक जो है खाली हो जाता है, डी लास्ट जो है वो DZ² खाली हो जाता है और DsP2 संकरण हो जाता है। लेकिन क्लोरो की इतनी ताकत नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भी भेज सके, इसीलिए इसमें डी कक्षक का उपयोग नहीं होगा। डी कक्षक का उपयोग नहीं होगा तो कौन सा संकरण होगा? sp3। ये अपने मैं एक सामान्य जानकारी आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी इसको विस्तृत रूप से आप तभी समझ पाएंगे जब अपन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे, उस समय इसको पढ़ेंगे। पुनर्विन्यासित अवस्था भी सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को इधर इधर अपन ने किया ही नहीं है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 वैसे ही है। ये 4s है, ये 4p। ये 4s और 4p कक्षक आपस में ये इस तरह से संकरित कक्षक तैयार करते हैं और sp3 संकरित कक्षक इसको कहेंगे। ये तैयार हो गए। ये तैयार होने के बाद में इनमें लिगैंड Cl के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने पर कितने Cl हैं? 4 Cl, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। दूसरा Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए उपसह संयोजक? 4। ये लोन पेयर जो दे रहे हैं उसको पूरा इलेक्ट्रॉन को इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा लोन पेयर कहाँ से आ रहा है? ये क्लोरो से आ रहा है। इस प्रकार से हमने इसका स्ट्रक्चर ये बताया। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम बता दें। निकल इसे लिख दिया sp3 संकरण है। DsP2 संकरण होने पर वर्गाकार समतलीय आकृति बनती है और sp3 संकरण होने पर मीथेन के समान चतुष्फल के टेट्राहेड्रल इस तरह से, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री का होगा। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। संरचना कौन सी हो गई? चतुष्फलकीय। प्रकृति नेचर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अयुग्मित रहते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। म्यू बराबर √n कोष्टक n+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 कोष्टक 2+2। म्यू बराबर 2 × 4 √8 और
H4Bm इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो अनुचुंबकीय कोण को बताएगा। तो इस तरह से टेट्राक्लोरोनिकिलेट sp3 संकरण के द्वारा चतुष्फल की संरचना बनाएगा, जबकि इससे थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है टेट्रासाइनोनिकिलेट, लिगेंड तो 4 ही है, DsP2 संकरण के द्वारा वर्गाकार समतलीय होगा। ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि ये Cn जो है वो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ भेज देता है, पुनर्विन्यासित कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टेट्रासाइनोनिकिलेट में एक भी नहीं रहता है, तो चुंबकीय आघूर्ण उसमें 0 होता है। ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी अपने लिगेंड में यहाँ भी 4 हैं, उप सहसंयोजक बंध 4 बन रहे हैं, यहाँ भी 4 बन रहे हैं, यहाँ भी 4 बन रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें sp3 संकरण होगा, इसमें DsP2 संकरण होगा। इस VBT ने ऐसा नहीं कहा है कि ये लिगेंड प्रबल है कि ये दुर्बल है। लिगेंडों के बारे में VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई भी जिक्र नहीं करती है, न ही किसी प्रकार का वर्गीकरण करती है। संयोजी बंध सिद्धांत है तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको सहसंयोजक बता रहा है, कोवैलेंट बता रहा है। अब आगे हो गया ये इस तरह से। कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है वो पूरा मेथड आ गया। प्रश्न ये पूछेगा कि टेट्राक्लोरोनिकिलेट अनुचुंबकीय है जबकि टेट्रासाइनोनिकिलेट प्रतिचुंबकीय है, क्यों? तो लिखना है उसमें sp3 संकरण के द्वारा ये स्ट्रक्चर बनता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें DsP2 संकरण के द्वारा वर्गाकार समतलीय आकृति और इतने इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं रहता, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। कौन? टेट्रासाइनोनिकिलेट। ये 2 संकरण जो है हमने पढ़े, कौन कौन से? DsP2, sp3। DsP2 संकरण में वर्गाकार समतलीय आकृति स्क्वायर प्लेनर और sp3 संकरण में चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल संरचना प्राप्त होती है। अब आगे 6 समन्वय संख्या हो तब कैसी आकृति बनेगी? तो जब समन्वय संख्या 6 हो, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसी संकुल में बन रहे हैं, तो इसी कंडीशन में समन्वय संख्या 6 होने पर अष्टफल की आकृति तो बनेगी, लेकिन संकरण के यहाँ पे 2 प्रकार हो सकते हैं, D2 sp3 या sp3 D2। D2 sp3 and sp3 D2, इसमें D कक्षक यानी कि अंदर आंतरिक D कोश का उपयोग किया जा रहा है या बाह्य, तो इसको अपन बोलेंगे अंतः कक्षक संकुल, और इसको बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल। एक तो ही समन्वय संख्या 6 यानी कि D2 P के 3 5 6 और ये भी 6 हो रहा है, लेकिन D पहले आ रहा है उसको अपने बोलना है अंतः कक्षक संकुल, और D जिसमें बाह्य बाद में आ रहा है उसको बोलना है बाह्य कक्षक संकुल। समन्वय संख्या 6 है दोनों में, तो दोनों की आकृति जो है वो अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रल। या वर्गाकार द्वीप पिरामिड भी कहते हैं, एक पिरामिड ऊपर बनता है एक नीचे बनता है। इसके जो उदाहरण हैं
FeCN6 3-। यहाँ भी कहीं लिगेंड का ऐसा प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड ऐसा नहीं कहा है, तो एक एग्जांपल यहाँ याद रखें, क्योंकि वो सब चीज़ें जो आएगी वो CFT में आएगी। F6 हेक्साफ्लोरोफेरेट एंड COF6 3- हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट, ये दोनों एग्जाम्पल इसके हैं। किसके? बाह्य कक्षक संकुल। अंतःकक्षक का मतलब है जो आंतरिक डी कक्षक हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट जब उसके बाद में आ रहे हैं उसका जब कोई संकुल उपयोग करता है तो उसको अपन कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल। और जब बाह्य कक्षकों का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, डी का सिर्फ अंदर का हो जाता है, तो अंतः कक्षक संकुल। सबसे पहले D2sp3 संकरण का एग्जाम्पल देखें। FeCN6 3- हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आएगी, इसको X मान लिया, +6 -1 -3, x -6 बराबर -3 एंड x बराबर -3 +6 +3। इसके लिए आप वही सबसे पहले आपको कौन से कक्षक रिक्त चाहिए, यानी कि D के 2 चाहिए, S का 1 चाहिए और P के 3 चाहिए, इसके अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास करना है, पुनर्विन्यासित करना है। Fe सामान्य अवस्था पहले लिख दो 26, ऑर्गन 18, इस तरह भी लिख सकते हो और पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हो। 3D 4s2 और 3D 6। Fe +3 3D 6 4s2 था, उसकी जगह 3 इलेक्ट्रॉन चले गए थे 0 और यहाँ पर 5, यानी कि 2 यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 3 जाएंगे तो 3D5 बचेगा। 4p 0 लिख दो, यहाँ भी लिख सकते हैं 4p 0। Fe +3 की सामान्य अवस्था लिखो, (3D5) हो जाएगा ये। वन 2 3 4 5 4s ऑलरेडी रिक्त है एंड 4p वो भी खाली, लेकिन 3 खाली है, लेकिन हमें उपयोग कितने करने हैं? मात्र, हाँ, तीनों खाली हैं तो तीनों करने हैं, क्योंकि p3 संकरण है। 4p 0। अब यहाँ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 डी कक्षक खाली चाहिए, तो पुनर्विन्यासित करते समय हम ये जब 2 खाली कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर युग्मित हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हो जाएगा। Fe +3 की पुनर्विन्यासित अवस्था। वन 2 3 4 और ये 5, यानी कि पुनर्विन्यासित रीअरेंजमेंट के दौरान ये पुनर्विन्यासित करने की कैपेसिटी इस लिगेंडों पे डिपेंड करती है। डी खाली हो गए, 3D है, 4s और ये 4p3। D2 यानी कि 2D का उपयोग कर लो, P D2sp3 संकरित कक्षक तैयार हो गए।
इसके बाद में लिगेंड, कौन से लिगेंड हैं? CN6 हैं वो, द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने पर 3, 4, 5 और 6 तीर का निशान करना है। ये CN CN CN, एक लोन पेयर दिया, ये दूसरे लिगेंड के द्वारा, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे और ये छठे। उसकी शेप बनाते समय, आकृति बताते समय केंद्रीय धातु आयन है Fe। 4 लिगेंड वर्गाकार समतलीय में आ जाएंगे, ये वर्गाकार हो गया। CN 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 और CN, ये एक लिगेंड, ये और ये CN, ये वर्गाकार, ये एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसलिए वर्गाकार पिरामिडी भी बोल सकते हैं इसको, वर्गाकार द्विपिरामिडी, और अष्टफलकीय भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद में संरचना जो बनी इसकी 3 लिख दिया। संरचना अष्टफलकीय, संकरण D2sp3, प्रकृति एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनुचुंबकीय, या उसको अपन कह सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, दुर्बल अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 होते, मैक्सिमम डी में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकते, जैसे किसी संकुल में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अनुचुंबकीय। वेरी सिंपल। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, चुंबकीय गुण वही ज्ञात करना चाहो, रूट n कोष्टक n+2 1 कोष्टक 1+2 रूट 3 1.73 bm इसका चुंबकीय गुण प्राप्त होगा। यानी कि अंतःकक्षक संकुल जो होंगे वो दुर्बल अनुचुंबकीय होंगे और ये प्रबल अनुचुंबकीय होंगे। क्यों? क्योंकि लिगेंड में इतना ताकत नहीं है। बैठ जाए थोड़ी देर बाद। तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक संकुल में सभी के सभी अयुग्मित रहेंगे। इस कक्षक का, इसका और अगले 4D का उपयोग होगा, इसलिए अपन उनको कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल। 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गए, ऐसा कोई वजह नहीं दिया गया, लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसके कारण 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहने के कारण बाह्य कक्षक संकुल है तो चुंबकीय गुण ज्यादा होगा, इसलिए वो कहलाएगा। तो बाह्य कक्षक संकुल प्रबल अनुचुंबकीय होंगे, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होंगे, और ये दुर्बल अनुचुंबकीय होंगे। स्पेशली याद रखें आप, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्योंकि अंतःकक्षक संकुल में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यासित हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। जबकि sp3d2 संकरण में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते, अयुग्मित रहते, इसके कारण चुंबकीय गुण ज्यादा प्राप्त होगा, इसलिए ये प्रबल अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। अब आगे हम संकरण जो है sp3d2 संकरण पढ़ेंगे।
sp3d2 संकरण, यानी कि बाह्य कक्षक संकुल है। इसका एग्जाम्पल में Fe F6 3- संकुल वही, ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी x 6 - 1 = -3, तो वही Fe की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी। इसी तरह Fe इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, Fe3+ ऑर्गन यानी कि 18 और Fe+3 होते ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा 3d5 4s0 4p0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर Fe यानी कि ये जो लिगेंड है वो इन इलेक्ट्रॉनों को पुनर्विन्यासित करने का काम नहीं कर पाता, जबकि Cn ने कर दिया। तो जिस किसी भी संकुल अष्टफलकीय संकुल है और उसमें F लिगेंड जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से sp3d2 संकरण होगा, यानी कि 3d5 4s 4p का उपयोग ना करके, यानी कि इनका करेगा लेकिन अब 4d का उपयोग करना पड़ेगा, 3d का उपयोग नहीं कर पा रहा है वो। तो Fe की पुनर्विन्यासित अवस्था वही होगी (3d5) को तो वैसे ही लिखना है 1 2 3 4 5 4p 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया। अब ये 4s 0 4p 0 एंड 4d 0, ये 3d का उपयोग न करके किसका उपयोग हुआ, 4d का उपयोग हुआ, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल कहा गया। ये सीधा सीधा तो पता पड़ नहीं गया, इसके जिक्र कब हुआ, Fe की प्रकृति प्रायोगिक रूप से प्रबल अनुचुंबकीय पाई गई, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक पाई गई। तो इस आधार पे फिर बाद में पता लगा कि जब प्रबल अनुचुंबकीय ये तभी हो सकता है जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 3d के अयुग्मित हो, या चुंबकीय आघूर्ण 5.92 प्राप्त हो रहा था इस संकुल का। तो इस आधार पे ही अंदाज लगाया कि इसमें d2sp3 संकरण न हो करके कौन सा संकरण हो रहा है, sp3d2 ही हो रहा है, बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है, इसलिए ही ये प्रबल अनुचुंबकीय प्राप्त हो रहा है। बाकी इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था समान है, खाली मिल सकते थे, लेकिन लिगेंडों के बारे में इस थ्योरी में नहीं बताइए, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। तो ये उसकी प्रकृति के आधार पे ये पता लगाया कि इसमें संकरण बाह्य कक्षक संकुल ही होना चाहिए। अब S पहले लिखा, S फिर P3 फिर D2, ये संकरित कक्षक, बस वही लिगेंड कौन है, F देंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 6, एक लोन पेयर F के द्वारा, दूसरा फ्लोरो, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। स्ट्रक्चर तो सेम ही बननी है, अष्टफल की बननी है, Fe फ्लोरो F ये 3- स्ट्रक्चर सेम बनेगा, अष्टफल की है, sp3d2 संकरण, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है, और प्रकृति
प्रबल अनुचुंबकीय होगी। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो म्यू बराबर रूट 5 कोष्टक 5 प्लस 2, म्यू बराबर 7 मल्टीपल 5 35, और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा 5.92 BM। बोर मैग्नेट्रॉन जो मैक्सिमम होगा 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर ये 5.92 प्राप्त होता है। इस प्रकार से VBT जो थ्योरी है, इसके द्वारा संकुलों की ज्यामिति, प्रकृति, चुंबकीय आघूर्ण को हम ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसकी जो सिद्धांत की जो कमी रही है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार कमी को दूर किया जाएगा। जैसे इसकी जो कमी रही है, तो लिगेंडों के बारे में कोई भी वर्गीकरण नहीं कहा, कैसा लिगेंड है, किसकी कैपेसिटी कैसी है, ये संकुल FeF6 बाह्य कक्षक संकुल क्यों बना, FeCN6 अंतः कक्षक संकुल क्यों बना, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। इसकी कमी को दूर करने का जो काम करेगा वो VBT के बाद में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT बेथे नामक वैज्ञानिक ने दी थी, उसके आधार पर करेंगे। VBT बनने वाले उप सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बताता है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड और मेटल, लिगेंड को ऋणावेशित मानता है और मेटल को धनावेशित बिंदु मानता हुआ आयनिक बंध को मानता है, जिसका जिक्र हम आगे